Good morning, students. Today we are going to start a new lecture of P block elements in class 12th. In previous lecture, we were discuss about group 16 elements, and now we are discuss about group 17 elements. Group 17 elements. इसको हम हेलोजन फैमिली एलिमेंट्स भी कहते हैं. हेलोजन फैमिली एलिमेंट्स. हेलोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं वो सभी सी से निकाले गए हैं, सी से बने हुए हैं, इसीलिए हम इसको हेलोजन भी कहते हैं. अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन. ठीक है ना. अब मैं यहाँ से एक्सटेटाइन को यहाँ से हटा देता हूँ बिकॉज दिस इज अ रेडियो एक्टिव. ठीक है ना. तो मैं इन 4 एलिमेंट्स की स्टडी करूँगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को. सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. अब मैं पहले आपको ये भी बता दूँ कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, अब ये सभी जो हैं ऑल आर नॉन मेटल्स. सभी हमारी किस में आते हैं? नॉन मेटल्स में. पहला पॉइंट इसका यही ले रहा हूँ मैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन. जनरल कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ तो इन सभी का जो आउटर मोस्ट वैलेंसी शेल होता है ये होता है आपका NH2NP5. यानी कि इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. जैसे मैं आपको बताऊं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p5. ये इसका आउटर मोस्ट वैलेंसी शेल है. मैं अगर बात करूं क्लोरीन की तो 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5. सभी का कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा हमारा? आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5. क्लियर. सेकंड पॉइंट ले रहा हूँ इसका मैं ऑक्सीडेशन स्टेट का. अगर मैं इनमें बात करूँ ऑक्सीडेशन स्टेट की तो इन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से लेकर +7 तक वेरी करती है. ठीक है ना. -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक होती है. जैसे इसका एग्जाम्पल होता है +7 का IF7. ठीक है ना. और -1 के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे HCl है, HF है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है. एक्सेप्शन ये है कि फ्लोरीन शोज ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. अब ऐसा फ्लोरीन शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका रीज़न ये होता है क्योंकि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इसमें नहीं होता है. एक रीज़न तो इसका ये हो गया, और दूसरा रीज़न इसमें ये होता है बिकॉज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की. और जब भी कभी फ्लोरीन किसी के साथ कंपाउंड बनाएगा, ठीक है ना, तो हमेशा ही इसकी टेंडेंसी इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज़्यादा होगी. तो हमेशा ही इस पर कितना चार्ज जनरेट होगा? -1. तो फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में किसी की भी नहीं है. तो इसका रीज़न ये हो गया कि फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है हमेशा. उसका रीज़न ये है कि बिकॉज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता. और दूसरा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है, तो हमेशा इस पर -1 चार्ज जनरेट होगा. ठीक है ना. तो ये इसके 2 रीज़न हो गए. अब नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक रेडियस. तो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा? तो देखिए, एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है कि अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है. तो अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, तो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर ये होने वाला है. कोई एक्सेप्शन नहीं है, सीधे टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो रेडियस भी इंक्रीज कर जाएगी।
जैसे मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या था, यहाँ पर 2s2 2p5 था आउटर मोस्ट का, जबकि यहाँ क्या होगा 3s2 3p5। तो ये नंबर जो है वो बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते चले जाएंगे, तो एटॉमिक रेडियस भी किसी भी ग्रुप में इंक्रीज होती जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी अकेले इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को, किसी भी अकेले एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में रिक्वायर्ड एनर्जी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, यानी कि अगर रेडियस बढ़ती जा रही है तो एटॉमिक रेडियस कम होती चली जाएगी। सिंपल सी बात है, किसी बड़े एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, क्योंकि उस बड़े एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम होगा और कम एनर्जी देकर हम इलेक्ट्रॉन को आउट कर सकते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आई। तो ये ऑर्डर इसका होने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेने की किसकी होगी, फ्लोरीन की। तो ये ऑर्डर इसका होगा। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल किसकी हो गई, हमारी फ्लोरीन की। फ्लोरीन से ज़्यादा किसी की नहीं होती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फुल पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, EA। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि किसी भी अकेले एटम की अकेले इलेक्ट्रॉन को लेने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब अगर मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन अकेले अपने आप अट्रैक्ट कर रहा है, अपने आप इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो डेफिनेटली उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो नेगेटिव होगी। और अगर कोई एटम ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को अपने आप नहीं ले रहा है, तो हमें एनर्जी देकर उसके अंदर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ेगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी मोर नेगेटिव होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेज सो दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। अब पॉजिटिव होती जाएगी तो एनर्जी देनी पड़ रही है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव का मतलब ये है कि आप उसे एनर्जी देकर आप इलेक्ट्रॉन को एंटर करा रहे हो, और अगर एनर्जी देकर आप एंटर करा रहे हो तो डेल्टा H Eg की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब एनर्जी आपने क्या दी है, एनर्जी एब्जॉर्ब कराई है, मतलब एनर्जी दी है आपने। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज, ठीक है ना। तो इन सभी की, वैसे तो क्या होता है कि ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स, और इन सभी की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लेने की होती है। तो इन सभी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की। तो इसका ऑर्डर, लेकिन अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं तो जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा एक्सेप्शन भी आएगा। यानी कि फ्लोरीन की हमें क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट ये ऑर्डर रॉन्ग है। सबसे ज़्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, और ये आपका, अच्छा BR दो जगह नहीं लिखा था, BR और फिर आपका I, ये करेक्ट ऑर्डर है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन दिखाई दे रहा है आपको, और इसका रीज़न क्या है वो अपने लोग देखते हैं कि इसका रीज़न क्या होगा। इसका रीज़न देखते हैं कि क्लोरीन इज़ मोर हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड देन फ्लोरीन। तो इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न देखिए ऐसा होता है, पहला रीज़न तो इसका यही है कि फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। पहला रीज़न तो इसका ये है, लेकिन ये भी कोई करेक्ट रीज़न नहीं है। दूसरा रीज़न ये होता है कि फ्लोरीन के पास जो होते हैं वो होते हैं 2p ऑर्बिटल, ठीक है, जबकि फ्लोरीन के पास होते हैं 3p ऑर्बिटल। अब 2p की अगर मैं बात करूं तो 2p साइज में कैसा होगा, स्मॉल। यानी कि अगर मैं यहाँ पे अगर इस चीज़ को समझाना चाहूँ तो फ्लोरीन का जो एटम होगा 2p, इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगा, और अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा
तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब छोटा एटम होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ 3p की, तो 3p के केस में क्या होता है, 3p के केस में ये होता है कि जो न्यूक्लियस है उसका इन इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वैसे तो क्या होना चाहिए था कि फ्लोरीन जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता, तो फ्लोरीन की ज़्यादा हो जाती। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है, कि यहाँ पर जो 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये बिल्कुल न्यूक्लियस के क्लोजर है, और न्यूक्लियस के क्लोजर होने की वजह से यहाँ डेंसिटी हाई है। तो जब डेंसिटी हाई होगी तो बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो डेंसिटी हाई होने की वजह से इनमें रिपल्शन बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम क्या मानेंगे, डोमिनेंट रिपल्शन को। तो रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ पाएगा, इसके कंपैरिजन में आएगा तो, लेकिन रिपल्शन यहाँ पर डोमिनेंट होने की वजह से, यहाँ पर डेंसिटी हाई होने की वजह से रिपल्शन हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर डेंसिटी थोड़ा न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस से दूर होगा तो इसकी डेंसिटी थोड़ी कम होगी, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर कर सकता है। किसमें, क्लोरीन में। और ये क्या था, फ्लोरीन का केस। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर मैं बात करूँ, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो इसके 2p और 3p ऑर्बिटल है ये थोड़ा न्यूक्लियस से दूर है, और न्यूक्लियस से दूर होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो रिपल्शन कम होगा तो डेफिनेटली जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आने वाला है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ये आसानी से इसके अंदर एंटर कर सकता है। और फ्लोरीन के केस में क्या होगा, यहाँ पर 2p ऑर्बिटल होगा, छोटा ऑर्बिटल न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोजर होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो यहाँ रिपल्शन डोमिनेंट होगा। आउटर मोस्ट जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है जब वो आएगा तो रिपल्शन की वजह से इतना आसानी से इसमें नहीं आएगा, इसमें आसानी से आ जाएगा, इसमें आसानी से नहीं आ पाएगा। ये इसका दूसरा रीज़न है। एक प्रैक्टिकल रीज़न है जो बुक्स वगैरह में भी दिया हुआ है, वो रीज़न ये है बिकॉज more negative value of delta H Eg in क्लोरीन के लिए डेल्टा H Eg की वैल्यू, यानी कि हमने क्या किया कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को एंटर करा के देखा तो क्लोरीन की डेल्टा H Eg की वैल्यू ज़्यादा निगेटिव आई है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो वैल्यू है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो थोड़ी कम आई है क्लोरीन के कंपैरिजन में। तो एक रीज़न ये हो गया। तो ये 3 रीजन्स हैं जो इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकली रीज़न है लास्ट वाला, बिकॉज मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा H Eg इन क्लोरीन देन फ्लोरीन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल स्टेट। अगर मैं बात करूं इन सभी एलिमेंट्स की, ये सभी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टेटाइन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सभी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब इनकी एटॉमिसिटी 2 होती है। अब मैं बात करूँ फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और ये आपका सॉलिड है। इनके कलर की बात करूं तो फ्लोरीन येलो कलर का होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ब्रोमीन ब्राउन रेड कलर का होता है, जबकि आयोडीन वायलेट कलर का होता है। अब मैं इनमें बात कर रहा हूँ वान डर वाल फोर्स की। तो देखिए ऐसा होता है कि वान डर वाल फोर्सेस जो इनके बीच में लग रहे हैं, किनके बीच में, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं ये किस पर डिपेंड करते हैं, मोलर मास पर। यानी कि अगर किसी का मोलर मास बढ़ता चला जाएगा तो उससे क्या होता चला जाएगा, फोर्सेस बढ़ते चले जाएंगे। और फोर्सेस कौन से होंगे, हमारे वान डर वाल टाइप के फोर्सेस, ये बढ़ते चले जाते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये किसका ऑर्डर है, ये वान डर वाल फोर्सेस का ऑर्डर है, ये वान डर वाल फोर्सेस का ऑर्डर है। ये ऑर्डर किसका है, वान डर वाल फोर्सेस का। अब आप खुद सोच लीजिए कि फ्लोरीन से आप ब्रोमीन, आयोडीन तक जा रहे हैं तो फोर्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं, और जितना मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस बढ़ते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल पास में आते चले जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं आयोडीन सॉलिड होता है, तो आयोडीन के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा क्लोजर होते हैं एक दूसरे के। ब्रोमीन के थोड़े कम होते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में आ गया, जबकि इन सब के पार्टिकल्स में गैप होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये सभी किस में एग्जिस्ट करती हैं, गैसेस में। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसेस हैं। इसका मतलब सिंपली यहाँ से आप देख सकते हैं फोर्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल क्या होते चले जा रहे हैं, पास में आते चले जा रहे हैं।
और मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा पास में आएंगे उतना ही ज़्यादा फिर वो क्लोज पैक्ड हो जाएंगे ये। तो ज़्यादा मॉलिक्यूल पास में आने की वजह से आयोडीन सॉलिड होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फोर्सेस ज़्यादा होंगे, उसकी वजह से आयोडीन सॉलिड होता है। अब एक कॉन्सेप्ट ये है, क्वेश्चन है ये, फ्लोरीन और क्लोरीन ये सभी कलर्ड गैसेस होती हैं। फ्लोरीन येलो कलर का है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर का है, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करूँ तो ये कलरलेस होती है। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि अगर मैं फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन और क्लोरीन में जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है एस ऑर्बिटल, भाई उसमें तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो एस ऑर्बिटल होता है, आपने MOT पढ़ रखी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसी के हिसाब से समझाया जाता है। तो ऐसा होता है 2 ऑर्बिटल के बीच में, ये ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, इनका नाम क्या रखा गया है, होमो एंड लूमो। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसका लूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मतलब होता है। अब ऐसा होता है कि अगर मैं बात करूं इनकी, तो इन दोनों के बीच में होता है गैप कम। अगर गैप कम होगा तो ईजिली इलेक्ट्रॉन्स ईजिली आर एक्साइटेड इनटू अपर लेवल। अगर अपर लेवल में आसानी से ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा तो ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा, ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा, और आसानी से ये इसमें आ भी सकता है। तो ऐसा होता है ये एनर्जी कुछ बहुत कम एनर्जी लेकर ये ऊपर जाएगा और बहुत कम एनर्जी रिलीज़ करके ये बाहर आ जाएगा, और ये एनर्जी जो निकल रही है ये एनर्जी किस में आ जाती है, विजिबल रेंज में। अगर ये एनर्जी विजिबल रेंज में आ जाएगी तो इससे क्या होगा, इससे कि ये होगा कि इसमें कलर दिखाई देने लग जाएगा। तो कोई भी चीज़ हमारी कलरफुल तभी होती है जब उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। MOT के हिसाब से भी यही बताया जाता है कि वो पैरामैग्नेटिक होगा तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन आर इजीली एक्साइटेड इनटू अपर लेवल, देन इट बिकम रिटर्न बैक इन ऑर्बिटल एंड रिलीज सम एनर्जी, एंड दिस एनर्जी कम्स इनटू विजिबल रेंज एंड क्रिस्टल, और जो कंपाउंड विल बी कलरफुल। तो कोई भी कंपाउंड कलरफुल इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये तो पेयर्ड है, अगर ये ऊपर चला जाएगा तो इससे क्या होगा कि ये एनर्जी लेकर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और ऊपर से फिर आसानी से नीचे आ सकता है। लेकिन ये चीज़ तभी तो हो सकती है जब इन दोनों के बीच में गैप कम हो, तो इनके बीच में गैप कम होता है। तो गैप कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली एक्साइटेड इनटू अपर लेवल एंड देन इट रिटर्न बैक एंड रिलीज सम एनर्जी एंड एनर्जी कम्स इनटू विजिबल रेंज एंड जो कंपाउंड विल बी कलरफुल। तो ये इनका रीज़न होता है, जबकि O2 और N2 में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, MOT के हिसाब से भी हम बता सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ बॉन्ड लेंथ की। तो हमारे पास जो एलिमेंट हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी के अगर मैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ले लूँ तो इनमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियस ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड की मैं बात करूं तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर किस पर डिपेंड करता है, साइज पर। तो इसका साइज का भी ऑर्डर क्या है, यही है, मतलब रेडियस का ऑर्डर क्या है, ये है। साइज की बात करूं या रेडियस की बात करूं तो रेडियस का ऑर्डर यही है। अगर रेडियस बढ़ती चली जाएगी तो उससे क्या बढ़ता चला जाएगा, जो इनके बीच में बॉन्ड लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है किसी भी तरीके का। फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन इज लेस देन ब्रोमीन इज लेस देन आयोडीन। अब मैं बात कर रहा हूँ बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर की, तो यहाँ आपको एक्सेप्शन दिखाई दे जाएगा, ये क्लोरीन और फ्लोरीन। अब इसका रीज़न क्या होता है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी जो होती है, बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। देखिए ऐसा होता है, लॉन्गर बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ना आसान है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर बॉन्ड शॉर्टर होगा तो उसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोजर होंगे। अब इसमें मैं बात करूँ तो सबसे ये चीज़ यहाँ आनी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ नहीं आई। उसका रीज़न हम देखते हैं, ऐसा क्या है। ऐसा होता है फ्लोरीन के बीच में, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होता है, ये बात सही है, छोटा बॉन्ड है। लेकिन अगर छोटा बॉन्ड है और इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, तो इन लोन पेयर का आपस में रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन, और इस लोन पेयर का इस बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन। तो लोन पेयर का बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन हाई होने की वजह से, यानी कि रिपल्शन बिटवीन
रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर सो दैट बॉन्ड एनर्जी इज डिक्रीजेस। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो एनर्जी जो है, जो रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड को तोड़ने में, वो कम लगेगी। और कितनी कम लगेगी, ये प्रैक्टिकली चीज़ है। तो इतनी कम लगेगी जितना ब्रोमीन की भी थोड़ी ज़्यादा होगी, और सबसे कम हो जाएगी फ्लोरीन की। बस आयोडीन से थोड़ा सा ये 3rd नंबर पे आ जाएगी। फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, लेकिन किस नंबर पे आ गई है? 3rd नंबर पे। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड जो होता है, वो होता तो स्मॉलर बॉन्ड है यहाँ पर, लेकिन ये रिपल्शन होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। उसकी वजह से ये बॉन्ड जो है वो थोड़ा कमज़ोर होने लग जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो कम लगेगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर इसका आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ डेंसिटी का। सिंपल सी बात है, मास बढ़ता चला जाएगा तो उससे क्या होता चला जाएगा? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। मास को बढ़ाते जाइए, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो मास यहाँ पर किसका ज़्यादा है? आयोडीन का। और सबसे कम किसका है? फ्लोरीन का। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में होने वाली है? आयोडीन में। सबसे कम होने वाली है फ्लोरीन में। ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किस बात पर डिपेंड कर रही है? आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अगर किसी की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो इसका मतलब ये है उसका रिडक्शन बढ़ता चला जाएगा। और अगर उसका रिडक्शन बढ़ता चला जाएगा तो उसका नेचर जो है वो कैसा होता चला जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी कैसी होती चली जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ की तरफ चला जाऊँ तो इससे यहाँ से यहाँ तक जाने पर जो है वो SRP वैल्यू कम होती है। प्रैक्टिकल डेटा है ये। SRP वैल्यू कैसी होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। इससे क्या होगा? रिडक्शन बढ़ जाएगा इसका। सॉरी, यहाँ से यहाँ तक जाने पर SRP वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, और रिडक्शन भी कम हो रहा है, और उससे ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कम हो रही है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होने वाली है? फ्लोरीन की। और सबसे कम किसकी होने वाली है? आयोडीन की। ये चीज़ आप सीधे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी उठा सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में प्रैक्टिकल डेटा है, बिल्कुल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया है। फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा आता है, और फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा आएगा तो रिडक्शन करने की टेंडेंसी भी सबसे ज़्यादा इसी की होगी। अब अगर जैसे मान लो मैं बात करूँ F2 है, ये सबसे छोटा एटम है, सबसे छोटा एटम है। अगर मैं बात करूँ रिडक्शन कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को लेता है। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन जो होगा इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले सकता है, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किस बात पर डिपेंड करते हैं? फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं। फोर्सेस कौन से होते हैं? वान डर वाल फोर्सेस। वान डर वाल फोर्सेस। अगर ये चीज़ हमारी बढ़ती चली जाएगी तो ये चीज़ कब बढ़ती है? जब मोलर मास बढ़ता है। जब मोलर मास बढ़ेगा तो वान डर वाल फोर्सेस बढ़ेंगे, और वान डर वाल फोर्सेस बढ़ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ये भी दोनों चीज़ें इंक्रीज़ कर जाती हैं। अब ऐसा नहीं है हर जगह ये यही रूल लग जाएगा, एक्सेप्शन तो बीच में हर जगह होते हैं। मान लो किसी और रीज़न की वजह से अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉलिड हो जाएगा, यानी कि पार्टिकल्स कैसे होने लग जाएंगे? ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, तो फिर उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जैसे आयनिक कंपाउंड में होता है। लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं है। आपको पता है फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, और आयोडीन सॉलिड है। तो जाहिर सी बात है कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा पास में होते हैं, और गैस में मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं, मतलब रेंडमली मूवेबल होते हैं। तो आयोडीन जो है इसका मास ज़्यादा है, मोलर मास ज़्यादा है, और इसमें फोर्सेस भी ज़्यादा होंगे, और इससे इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देख रहे हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। एनामोलस बिहेवियर का मतलब ये होता है कि ये जो फ्लोरीन है वो अपने ग्रुप के जो अदर एलिमेंट्स हैं उनसे डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। और इसका पहला जो बिहेवियर है वो है स्मॉल रेडियस। आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी में सबसे छोटी रेडियस किसकी होने वाली है? फ्लोरीन की। तो ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया। अगर इसकी छोटी रेडियस है तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और उसका रीज़न क्या होता है? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल होगा तो ये हमेशा ही -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और दूसरा इसका रीज़न क्या है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल।
पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई किसकी होती है? फ्लोरीन की। इसीलिए फ्लोरीन कभी भी किसी के साथ जुड़ता है तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से इस पर -1 चार्ज ही जनरेट होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की है नहीं, तो इसका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई अपनी तरफ नहीं खींच सकता। तो हमेशा ही ये कितनी स्टेट शो करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तीसरी बात है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। कॉन्फ़िगरेशन जब अपने लोग लिखते हैं 1s2 2s2 2p5 तो ये डी नहीं आता, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन सब के नियर बाई डी ऑर्बिटल होता है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और यहाँ क्या स्टार्ट हो जाता है? 3d। तो जो अपनी ये बैलेंसी होती है इसको एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि ये अपना 3d ऑर्बिटल यूज़ कर सकता है। इसमें होता ही नहीं है फ्लोरीन में। अब इसके जो नेक्स्ट जो कंपाउंड है जैसे सिल्वर फ्लोराइड है, ये जो है वो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है ना। AgF आसानी से वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ AgCl, AgBr, AgI ये वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ सिल्वर फ्लोराइड की, तो फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा होता है, सिल्वर का साइज़ बड़ा होता है। तो ऐसा होता है जब वाटर के साथ ये मिक्स होता है तो इसमें हाइड्रेशन आसानी से हो जाता है, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, हाइड्रेशन आसानी से इसमें होने लग जाता है। जब भी इनमें हाइड्रेशन आसानी से नहीं होता, क्योंकि इनके जो एटम्स हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सभी साइज़ में बिगर हैं, और साइज़ में बिगर होंगे तो इनका हाइड्रेशन भी कम होगा। हाइड्रेशन कम होगा तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और ये वाटर में कैसा होता है? सॉल्युबल। अब मैं बात करूँ कैल्शियम फ्लोराइड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। हालांकि वाटर में सॉल्युबिलिटी का सिर्फ एक रीज़न नहीं है, और भी बहुत सारे रीज़न है, लैटिस एनर्जी भी उसका रीज़न होता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको बता रहा हूँ हाइड्रेशन की वजह से। कैल्शियम फ्लोराइड वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है, जबकि इन सभी के कैल्शियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। उसका रीज़न कहाँ पे अपने लोग लगाते हैं कि क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। जबकि मैं कैल्शियम फ्लोराइड की अगर बात करूं तो इनमें हाइड्रेशन आसानी से नहीं हो पाता, ठीक है ना। यही रीज़न दे सकते हैं अपने लोग तो इनका। और नेक्स्ट है हमारे पास इट कैन रिएक्ट वायलेंटली विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है और क्या बनाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये इसका जो बिहेवियर है ये एनामोलस बिहेवियर है, अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट के साथ ये डिफरेंट बिहेवियर शो करता है,